नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल ज्ञान काटा पर। दोस्तों मैं हूं राकेश सिहाग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास नंबर 10 के बारे में। इससे पहले मैं 9 क्लास आपको करवा चुका हूं। उम्मीद कर सकता हूं 9 क्लास आपने अच्छे से देखी होंगी। दोस्तों टॉप 500 क्वेश्चनों की ये जो सीरीज चल रही है, इस सीरीज में मैं आपको 500 क्वेश्चन करवा रहा हूँ और 325 नंबर क्वेश्चन तक मैं आपको करवा चुका हूँ। इससे आगे हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत दमदार होने वाला है। अगर आप NTPC ग्रुप डी की तैयारी करते हैं तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। वरना मैं आपका NTPC ग्रुप डी के लिए अलग से क्लास स्टार्ट करूँगा। टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है, बिल्कुल आपको बेहतर कंटेंट मिलेगा। बस आप अपना पूरा तन मन सब इस चैनल के ऊपर लगा दीजिए एक बार शेयर करने में, क्योंकि वीडियो के ऊपर व्यू बहुत कम आते हैं तो पढ़ाने का मन नहीं करता। इतनी मेहनत करने के बाद 1100 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और अभी तक सब्सक्राइबर आप देख सकते हो, व्यू हमारे आप देख सकते हो। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा भी इसकी टेंशन नहीं लेते और वीडियो को बिल्कुल भी आप शेयर नहीं करते। ठीक है, एक बार शेयर कर देंगे और क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं 500 क्वेश्चनों की सीरीज की, 9-10 नंबर वीडियो की। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। इसका PDF भी आपको दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात बता दूं आपको, मैं आपको पहला टॉपिक करवा चुका हूं, दूसरा टॉपिक हमारा चल रहा है। दूसरे टॉपिक में मैंने 201 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट किया था और इसमें मैं क्या करवा रहा हूं आपको, जैसे मानव शरीर में अगर बात करें तो पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, ये मानव शरीर के अंतर्गत तंत्र जो होते हैं ना, वही तंत्रों से संबंधित क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, जो आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आपका आएगा पोषण का टॉपिक, पोषण का, उसमें आपके कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा वो आ जाएंगे। और उसके बाद आपका आएगा रोगों से संबंधित एक टॉपिक। तो 2 टॉपिक और बचे आपके। उन 2 टॉपिकों के लगभग मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और 300 क्वेश्चन इसके, 200 क्वेश्चन इसके। कहने का मतलब 700 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा आपको। ठीक है ना, 700 क्वेश्चन तो मैं करवा दूंगा कैसे भी करके। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं क्लास को। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो 325 नंबर 26 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये रहा 326 नंबर क्वेश्चन। प्यारे साथियों, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं इसको। हाँ, 326 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि अंतःस्रावी तंत्र और इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है। अंतःस्रावी तंत्र और इसकी कार्य प्रणाली के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसके अध्ययन को कहा जाता है प्यारे साथियों एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहा जाता है? अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को। जिस प्रकार से हम एंथ्रोपोलॉजी के अंदर एंथ्रोपोजोलॉजी होती है, उसमें मानव शरीर का हम क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं, मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार से प्यारे साथियों अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन आपका एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर होता है। जिस प्रकार से हेमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं? रक्त का अध्ययन करते हैं। जिस प्रकार से हेपेटोलॉजी में यकृत का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से एंडोक्राइनोलॉजी में आपका अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं मेटीरियोलॉजी। तो मेटीरियोलॉजी में आपका मापन किया जाता है, मापन का अध्ययन किया जाता है, मेजरमेंट का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंडोक्राइनोलॉजी। अगला क्वेश्चन है कि हार्मोन किससे स्रावित होता है? जो हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? तो देखिए, जो आपकी बहिस्रावी ग्रंथि होती हैं, ये आपके क्या छोड़ती हैं? ये कुछ रस छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? रस छोड़ती हैं। यानी ये हार्मोन नहीं छोड़ती, ये आपके हार्मोन नहीं छोड़ती, ये एंजाइम वगैरह छोड़ती हैं। आपकी जो भारी स्रावी ग्रंथि होती हैं, जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती हैं, वो त्वचा की जो कोशिकाएं होती हैं वो भी तरल पदार्थ छोड़ती हैं, लेकिन वो भी क्या नहीं होता प्यारे साथियों? वो भी आपका हार्मोन नहीं होता। त्वचा की कोशिकाएं कुछ तरल पदार्थ छोड़ देती हैं, जैसे श्लेष्मा रस हो गया, है ना, अग्न्याशयी रस हो गया, पसीना हो गया। इसी प्रकार से लार ग्रंथियां भी क्या करती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। लार ग्रंथियां भी क्या करती हैं? एंजाइम छोड़ती हैं। लेकिन अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या करती हैं प्यारे साथियों? ये आपके हार्मोन छोड़ती हैं। क्या छोड़ती हैं? हार्मोन छोड़ती हैं। ठीक है, ये हार्मोन छोड़ती हैं, ध्यान रखना। अंतःस्रावी ग्रंथियों को का एक उपनाम है। अंतःस्रावी जो ग्रंथियां होती हैं उनका उपनाम आपको ध्यान रखना है। इनका उपनाम है नलिका विहीन ग्रंथियां। नलिका विहीन ग्रंथियां। अच्छा, इनको नलिका विहीन ग्रंथियां क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनको अपने रस का, अपने हार्मोन का उत्सर्जन करने के लिए, अपने हार्मोन का स्थानांतरण करने के लिए, अपने हार्मोन को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने के लिए किसी नलिका की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नलिका विहीन ग्रंथियां कहा जाता है। और ये क्वेश्चन प्यारे साथियों कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताना जरूरी समझा।
ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो प्यारे साथियों ध्यान रखना, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। सभी को पता है मास्टर ग्रंथि किसको कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। अच्छा, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, उसका कारण आपको पता होना चाहिए। कारण क्या है? देखिए, पीयूष ग्रंथि क्या करती है? एक हार्मोन छोड़ती है, उस हार्मोन का नाम होता है पिट्यूटाइन हार्मोन। पिट्यूटाइन हार्मोन। अब ये पिट्यूटाइन हार्मोन क्या करता है? सभी ग्रंथियों के हार्मोनों के ऊपर नियंत्रण रखता है। सभी के ऊपर क्या करता है? नियंत्रण रखने का काम करता है, इसलिए इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं। जिस प्रकार से स्कूल के अंदर सभी बच्चों के ऊपर नियंत्रण कौन रखता है? तो सभी बच्चों के ऊपर नियंत्रण मास्टर रखता है। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इस पीयूष ग्रंथि को तो बोलते हैं पिट्यूटाइन हार्मोन, पीयूष ग्रंथि को तो बोलते हैं मास्टर ग्रंथि। लेकिन प्यारे साथियों, एक ग्रंथि और होती है जिसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। अगर हम हाइपोथैलेमस की बात करते हैं तो हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हाइपोथैलेमस इस पिट्यूटाइन के ऊपर क्या करती है? नियंत्रण करती है। भाई पिट्यूटाइन तो सभी के ऊपर नियंत्रण करता है, लेकिन इस पिट्यूटाइन के ऊपर भी तो क्या करती है? नियंत्रण करती है। कौन सी ग्रंथि? हाइपोथैलेमस ग्रंथि। इसलिए हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ध्यान रखना। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि और मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि, ये जो नाम है ना, ये पिट्यूटाइन नाम है, यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड, ये इंग्लिश में इसी प्रकार से लिखा जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको पूछा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो पीयूष ग्रंथि जो पाई जाती है प्यारे साथियों, वो आपके मस्तिष्क में पाई जाती है। मस्तिष्क में 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। आपका जो दिमाग होता है, आपका जो मस्तिष्क होता है, उसमें 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक पहली ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि होती है, दूसरी ग्रंथि आपकी पीनियल ग्रंथि होती है, जिसको पीनियल काय भी बोलते हैं, और तीसरी ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस होती है। ये 3 ग्रंथियां आपकी मस्तिष्क में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पीयूष ग्रंथि आपकी मस्तिष्क में पाई जाती है, और पीयूष ग्रंथि का जो आकार होता है, दिखने में ये मटर के दाने जैसी होती है, मटर के दाने जैसी। और प्यारे साथियों, पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी ग्रंथि होती है, हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो आपकी पीयूष ग्रंथि है। इसका वजन केवल और केवल 0.6 से लेकर 0.7 ग्राम है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीयूष ग्रंथि की आकृति कैसी होती है? तो पीयूष ग्रंथि की आकृति मटर के दाने जैसी होती है। अभी अभी मैंने आपको पीयूष ग्रंथि के बारे में बताया है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस हार्मोन की कमी के कारण उदकमेह रोग हो जाता है? उदकमेह रोग आपको पूछा है, उदकमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? उदकमेह रोग जो होता है प्यारे साथियों, वो आपका होता है वेसोप्रेसिन नाम के हार्मोन की कमी से। कौन से हार्मोन की कमी से? वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। और ये जो वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है प्यारे साथियों, इसको हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। अच्छा, उदकमेह रोग क्या होता है? उदकमेह रोग का मतलब, इसका उपनाम भी आपको ध्यान रखना है। इसका दूसरा नाम है जल मेह। इसको जल मेह भी कहा जाता है, इसको मूत्र मेह भी कहा जाता है। यानी वह रोग जिसमें ज़्यादा पेशाब लगते हैं, ज़्यादा पेशाब लगते हैं, उसको उदकमेह या फिर मूत्रमेह रोग कहा जाता है। ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखोगे बहुत अच्छे से। अब अगर हम बात करते हैं वेसोप्रेसिन की, तो इस वेसोप्रेसिन को एडीएच हार्मोन बोलते हैं। अब एडीएच हार्मोन यानी एंटी डायरेक्ट्रिक हार्मोन, इसको हम एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं। ये कहाँ से निकलता है? तो प्यारे साथियों, ये निकलता है आपका कौन सी ग्रंथि से? ये आपका निकलता है पीयूष ग्रंथि से। कौन सी ग्रंथि से? पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि से निकलता है आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन। अब ये क्या काम करता है? इसका काम क्या होता है? तो ये जो शारीरिक द्रव होते हैं, शारीरिक जो आपके द्रव होते हैं, जैसे श्लेष्मा हो गया, पसीना हो गया, उनके ऊपर क्या करता है? नियंत्रण करने का काम करता है। शारीरिक द्रव्यों के ऊपर क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है आपका? इंसुलिन हार्मोन मधुमेह रोग के लिए क्या होता है? मधुमेह रोग के लिए आपका इंपॉर्टेंट होता है। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। तो देखो, उदकमेह और मधुमेह अलग अलग होते हैं। मधुमेह तो एक प्रकार का डायबिटीज है, और उदकमेह क्या होता है? एक प्रकार का
पेशाब ज़्यादा लगना, उसको उदक में रोग बोलते हैं। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपका गलगंठ रोग होता है, गाइटर यानी घेंगा रोग होता है, गलगंठ या फिर गाइटर या फिर घेंगा रोग। और एड्रिनल हार्मोन क्या करता है, एड्रिनल हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में हमें बचाने का काम करता है। ये सारी बातें मैं आपको आगे बताते चलूँगा, टेंशन आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बस आपको अच्छे से पढ़ना है और जो मैं बोलता हूँ उसके ऊपर आपको गौर रखना है, क्योंकि ये जो मैं बोलता हूँ ये मैं आपको PDF में नहीं दे पाऊँगा, इसलिए वीडियो अच्छे से देखना ज़रूरी है, अच्छे से देखना ज़रूरी है। जो इंपॉर्टेंट बातें मैं बताता हूँ उनको याद कर लेना आपको, जिससे कि आप भूलो नहीं इन बातों को और आपके एग्जाम में बहुत अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। ठीक है। तो इंसुलिन के बारे में मैंने आपको बता दिया, मधुमेह रोग, थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से आपका गलगंठ या घेंगा रोग, और एड्रिनलिन हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में बचाने का काम करता है। वेसोप्रेसिन के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वेसोप्रेसिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था वेसोप्रेसिन हार्मोन को एडीएच हार्मोन भी बोलते हैं, इसको मूत्र रोधी हार्मोन भी बोलते हैं। मूत्र रोधी हार्मोन का मतलब जो पेशाब, मूत्र का मतलब पेशाब, यानी पेशाब को रोकने का काम करता है, ज़्यादा पेशाब को रोकने का काम करता है, वो वेसोप्रेसिन होता है, इसलिए इसको मूत्र रोधी हार्मोन बोलते हैं। ठीक है। एडीएच हार्मोन, ये जो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन होता है प्यारे साथियों, ये शारीरिक वृद्धि यानी हमारी लंबाई की वृद्धि के लिए, लंबाई के लिए उत्तरदायी होता है। लंबाई के लिए उत्तरदायी आपका सोमेटोट्रोपिन होता है। प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है, प्रोलैक्टिन नाम का जो हार्मोन होता है प्यारे साथियों, ये हमारे जो हम महिलाएं जो होती हैं, महिलाओं के जो स्तन होते हैं, महिलाओं के जो स्तन होते हैं, उन स्तनों की क्या करता है, वृद्धि करता है। उसमें से दूध उत्पादन का काम कौन करता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करता है। जब मतलब महिला गर्भवती हो जाती है उस टाइम उसके स्तन बड़े हो जाते हैं, उसके अंदर दूध आने लगता है, तो वो किसके कारण आता है, वो प्रोलैक्टिन हार्मोन के कारण आता है। अगर हम थायरोक्सिन उद्दीपक हार्मोन की बात करते हैं तो थायरोक्सिन हार्मोन उद्दीपक हार्मोन जो होता है वो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करने के लिए उसको उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम कौन करता है, थायरोक्सिन उद्दीपक हार्मोन करता है। ठीक है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि वेसोप्रेसिन या फिर एडीएच हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो भाई मैंने आपको बता दिया, पीयूष ग्रंथि से आपका स्रावित होता है। कौन सी ग्रंथि से, पीयूष ग्रंथि से, मैंने पहले ही ये बात आपको बता दी थी। अगला क्वेश्चन है कि वह रोग जिसमें मूत्र तनु हो जाता है तथा दिन भर में मूत्र अत्यधिक बनता है और रक्तचाप कम हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर तो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, पूरे दिन आपका पेशाब लगता है और मूत्र क्या हो जाता है, बिल्कुल लिक्विड हो जाता है, बिल्कुल पतला हो जाता है। उस रोग को क्या कहा जाता है, उस रोग को कहा जाता है उदक में है, जो अभी अभी मैंने आपको बताया था किस हार्मोन की कमी से होता है, तो वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से होता है। किस हार्मोन की कमी से, वेसोप्रेसिन हार्मोन की कमी से। अगर इस हार्मोन की कमी हो गई ना तो ये, इस हार्मोन की कमी होते ही हमारे मूत्र ज़्यादा लगता है, मूत्र क्या होगा, ज़्यादा लगना स्टार्ट हो जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, मूत्र रोधी हार्मोन कहा जाता है, यानी पेशाब को रोकने वाला हार्मोन, वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ 335 नंबर क्वेश्चन, 335 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से वृद्धि हार्मोन कौन सा है। वृद्धि हार्मोन कौन सा है, अभी अभी मैंने आपको बताया था वृद्धि हार्मोन आपका कहा जाता है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को। कौन से हार्मोन को, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन को वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग जो हार्मोन है, अभी मैंने आपको बताया था TSH हार्मोन क्या करता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम करता है, थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करने का काम करता है। ये जो FSH हार्मोन है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है प्यारे साथियों, वो महिलाओं के अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, FSH हार्मोन करता है। तो महिलाओं में फर्टिलाइजेशन की क्रिया को नियंत्रित करने का काम आपका FSH हार्मोन करता है। और LTH हार्मोन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, इसको वेसोप्रेसिन बोलते हैं, और वेसोप्रेसिन के बारे में मैंने आपको पीछे सारी बातें बता दी हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों की लंबाई पर किस ग्रंथि का नियंत्रण होता है। मनुष्यों की लंबाई किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होती है, तो भाई पीयूष ग्रंथि के द्वारा, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। देखिए पीयूष ग्रंथि हार्मोन छोड़ती है सोमेटोट्रोपिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन छोड़ती है। अब अगर ये हार्मोन अधिक हो जाता है, ये हार्मोन अधिक हो गया तो व्यक्ति लंबा हो जाएगा, और लंबे को क्या बोलते हैं, महाकायता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, महाकायता बोलते हैं।
यानी व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो जाता है तो उसको महाकायता बोलते हैं या फिर उसको दानवाकार बोलते हैं। अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो व्यक्ति क्या रह जाता है, बोना रह जाता है, तो उसको बोल देते हैं बोनापन का रोग। तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से बोनापन रोग या फिर पीयूष ग्रंथि की कम सक्रियता से बोनापन रोग, और अगर पीयूष ग्रंथि अधिक सक्रिय हो जाती है तो सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा। अगर सोमेटोट्रोपिन हार्मोन ज़्यादा बनेगा तो उस रोग को हम क्या बोल देते हैं, महाकायता रोग बोल देते हैं, यानी व्यक्ति ज़्यादा लंबा हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किस हार्मोन की कमी के कारण बोनापन का रोग हो जाता है। भाई अभी अभी मैंने आपको बताया सोमेटोट्रोपिन हार्मोन की कमी से आपका बोनापन का रोग हो जाता है, और सोमेटोट्रोपिन आपका होता है ऑप्शन नंबर ए एसटीएच हार्मोन को सोमेटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग एटीलियोसिस कहलाता है। एटीलियोसिस का रोग किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। एटीलियोसिस का जो रोग है प्यारे साथियों वो कहा जाता है बोनेपन के रोग को। बोनापन यानी व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है, उस रोग को एटियोलोसिस रोग भी कहा जाता है। कौन सी विज्ञान की भाषा में, विज्ञान की भाषा में इसको एटियोलोसिस रोग भी कहा जाता है, ध्यान रखना। एटिलियोसिस रोग, बोनापन रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है। भी सोमेटोट्रोपिक हार्मोन की अधिकता हो जाती है तो महाकायता रोग हो जाता है। अभी भी मैंने आपको बताया था, कमी से बोनापन, महाकायता से मतलब ज़्यादा से अधिकता से क्या हो जाता है, महाकायता रोग। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रंथि में खराबी के कारण सीमन रोग हो जाता है। अच्छा, सीमन रोग होता क्या है, तो सीमन रोग एक प्रकार का सेक्स से संबंधित रोग होता है ना, सेक्स संबंधी रोग है आपका सीमन रोग। यानी अगर सीमन रोग हो जाता है तो सेक्स पावर कम हो जाता है, ध्यान रखना, चाहे वो महिला हो चाहे वो व्यक्ति हो यानी पुरुष हो, कोई भी हो, उसका सेक्स पावर कम हो जाता है सीमन रोग के अंदर। तो ये किस ग्रंथि की कमी से होता है, किस ग्रंथि में कमी के कारण होता है, तो आपकी जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि, इस पिट्यूटरी ग्रंथि को हम क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। इस पिट्यूटरी ग्रंथि को क्या बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि बोलते हैं, और इस पीयूष ग्रंथि की खराबी के कारण आपका सीमन रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिजेट्स रोग में सत्य क्या है। मिजेट्स रोग से संबंधित सत्य बात क्या है वो आपको बताना है। पढ़िए, मिजेट्स रोग एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है, बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं है, याद कर लेना। मिजेट्स रोग एसटीएच हार्मोन की कमी के कारण होता है। इस रोग में लंबाई में वृद्धि नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती इस रोग में लंबाई में वृद्धि, ये बात भी आपकी बिल्कुल राइट है। इस रोग में व्यक्ति नपुंसक हो जाता है, बिल्कुल सही बात है प्यारे साथियों, ये भी सही बात है। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा हार्मोन स्त्रियों के गर्भकाल के समय स्तनों की वृद्धि को प्रेरित करता है तथा दुग्ध स्रावण को प्रेरित करता है। मैंने आपको पीछे ही बताया था, गर्भकाल के टाइम यानी जब स्त्री प्रेग्नेंट होती है तो उसकी स्तनों की वृद्धि को और उसके दुग्ध स्रावण को प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा होता है, तो आपका वेसोप्रेसिन हार्मोन होता है। कौन सा, सॉरी, प्रोलेक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन। और प्रोलेक्टिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। प्रोलेक्टिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है वो आपको बताना है। तो प्यारे साथियों एलटीएच, एलटीएच को प्रोलेक्टिन भी कहा जाता है, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि मानव शरीर में कौन सा हार्मोन कांस्य वर्ग यानी ब्रोंजिंग इन, ये इन नाम है यहाँ पर, ब्रोंजिंग इन एडिशन डिजीज या फिर तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है। भाई हमारा जो शरीर होता है, हमारे शरीर के ऊपर तिल और चकत्ते जमे लगे होते हैं, तिल और चकत्ते होते हैं, तिल होते हैं काले रंग के तिल। उस काले रंग के तिल के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, तो प्यारे साथियों उस हार्मोन का नाम है एमएसएच हार्मोन। एमएसएच हार्मोन यानी इसकी फुल फॉर्म आपको ध्यान रखनी है, मेलेनेसाइट, मेलेनेसाइट, मेलेनेसाइट स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग, स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। ये जो स्टिम्युलेटिंग हार्मोन है, मेलेनेसाइट स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है ना, वही क्या करता है, वही हमारे शरीर में तिल और चकत्तों के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। प्यारे साथियों ध्यान रखना, एमएसएच हार्मोन, ठीक है, एमएसएच हार्मोन आपका तिल और चकत्तों के लिए जिम्मेदार होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है आपका, MSH हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है? MSH हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा उत्पादित होता है? तो ध्यान रखोगे पीयूष ग्रंथि द्वारा ये उत्पादित होता है। कौन सी ग्रंथि द्वारा? पीयूष ग्रंथि द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन आपको याद करने पड़ेंगे कि कौन सी ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। ये बात कोई समझने वाली बात नहीं है, इस बात को आपको याद ही करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि आपकी है प्यारे साथियों थायराइड ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। और इस ग्रंथि को हम अवटु ग्रंथि भी बोलते हैं। इस ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? अवटु ग्रंथि। और इस ग्रंथि से हार्मोन जो निकलता है उस हार्मोन को कहा जाता है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन, है ना। इस हार्मोन को थायरोक्सिन हार्मोन कहा जाता है, ध्यान रखोगे आप अच्छे से। अच्छा, दूसरी बात अगर हम बात करें इसके अलावा अगर हम बात करें अधिवृक्क ग्रंथि की, तो अधिवृक्क ग्रंथि आपकी किडनी के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के बारे में आपको पीछे बता चुका हूँ। थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है बाल्या ग्रंथि, क्योंकि ये छोटी उम्र में ही विकसित होती है, उसके बाद ये क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, इसलिए इसको बाल्या ग्रंथि कहा जाता है। इस थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नाम का हार्मोन निकलता है, थाइमोसिन नाम का हार्मोन। ये बात पे आपको ध्यान रखनी है। अवटु ग्रंथि या फिर थायराइड ग्रंथि को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि माना गया है। अगर यहाँ पर अंतःस्रावी ग्रंथि नाम न देके सीधा इनाम आपको दे देता कि सबसे बड़ी ग्रंथि, तब आपका उत्तर हो जाता यकृत। मैं आपको ये बात पीछे बता चुका हूँ। यहाँ पर अंतःस्रावी नाम दे दिया इसलिए उत्तर आपका थायराइड ग्रंथि होगा। अगर यहाँ पर सीधा ये ग्रंथि नाम दे देता तो आपका उत्तर होता यकृत यानी लीवर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, आपके एग्जाम में आ सकती है। अगला क्वेश्चन है कि थायराइड ग्रंथि की आकृति किस प्रकार की होती है? थायराइड ग्रंथि की आकृति प्यारे साथियों इस प्रकार की होती है। अब देखो आप बताओ किस प्रकार की होती है। एक मिनट भाई, दोबारा बनाता हूं मैं, आप बता देना किस प्रकार की आकृति होती है थायराइड ग्रंथि की। इस प्रकार की आकृति होती है थायराइड ग्रंथि की। अब ये किस प्रकार का आकार बना है? तो ये एच आकृति की बनी है। किस आकृति की बनी है? एच आकृति की। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका आकार हम तितली का आकार भी मान सकते हैं, तितली के जैसी, है ना, या तो एच आकार या फिर तितली के जैसा आकार। ठीक है, ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे बढ़े, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण अवस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जब बात करते हैं भ्रूणावस्था की, भ्रूणावस्था के अंदर अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो प्यारे साथियों जड़ मानवता रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? जड़ मानवता रोग हो जाता है। यानी जड़ मानवता रोग में क्या होता है? शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती, शारीरिक वृद्धि नहीं हो पाती बिल्कुल भी। बच्चा बिल्कुल नाजुक रह जाता है, बिल्कुल दुबला पतला रह जाता है जड़ मानवता रोग में, जो भ्रूणावस्था में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। ये जड़ मानवता सिर्फ और सिर्फ भ्रूणावस्था में होता है, भ्रूणावस्था में ही होता है। लेकिन प्यारे साथियों यही थायरोक्सिन हार्मोन अगर बड़ी अवस्था में क्या हो जाए? कम हो जाए। अगर वयस्क अवस्था में ये कम हो जाता है तो वयस्क अवस्था में आपका मिक्सिडीमा रोग हो जाता है। मिक्सिडीमा रोग आपका बड़ी अवस्था यानी वयस्क अवस्था में जाकर के अगर आपका थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए तो उसको हम मिक्सिडीमा रोग बोलते हैं। अगर थायरोक्सिन हार्मोन की कमी आपके भ्रूणावस्था के टाइम ही हो जाती है तो उस रोग को कहा जाता है जड़ मानवता रोग। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है कि मिक्सिडीमा रोग का संबंध किस ग्रंथि से है? मिक्सिडीमा रोग का जो संबंध है प्यारे साथियों वो आपका थायराइड ग्रंथि से है, क्योंकि मिक्सिडीमा रोग आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। कौन से हार्मोन की कमी से? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। और थायरोक्सिन हार्मोन तो आपका थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है, ठीक है ना। इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन या फिर मिक्सिडीमा रोग का संबंध थायराइड ग्रंथि से हो गया। अच्छा, इस पैराथायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है? इससे निकलता है पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन, इस ग्रंथि से पैराथार्मोन हार्मोन निकलता है। और अग्न्याशय ग्रंथि से आपका जो हार्मोन निकलता है प्यारे साथियों वो निकलता है इंसुलिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? इंसुलिन हार्मोन। इसके साथ साथ में इंसुलिन के साथ साथ में ग्लूकागोन, ग्लूकागोन, ये दो हार्मोन आपके निकलते हैं इन अग्न्याशय ग्रंथि से। जनन ग्रंथि आपकी लेडीज में अलग होती है और पुरुष में अलग होती है। लेडीज में तो अंडाशय होती है ना, लेडीज में अंडाशय होती है और पुरुष में आपकी होती है वर्षण। तो वर्षण से तो आपका निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन,
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और अंडाशय से आपके दो हार्मोन निकलते हैं। एक हार्मोन का नाम है एस्ट्रोजन और दूसरे हार्मोन का नाम है प्यारे साथियों प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखनी है, कहीं ना कहीं आपको उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से थायरोक्सिन के अल्प स्रावन से कौन सा रोग हो जाता है। जब थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भ्रूणावस्था के अंदर जड़ मानवता, वयस्क अवस्था में आपका हो जाता है मिक्सिडिमा, और इसी प्रकार का एक रोग है प्यारे साथियों हाथी मोटा। हाथी मोटा जो रोग है प्यारे साथियों, ये भी आपका थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये वयस्क अवस्था में, ये आपका भ्रूणावस्था में, और ये भी वयस्क अवस्था में होता है। ठीक है ना, मिक्सिडिमा जैसे ही रोग होता है लेकिन इनका नाम अलग अलग हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां कितनी होती हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो पैराथायराइड ग्रंथियां आपकी 4 होती हैं। कितनी होती हैं, 4। पैराथायराइड ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, तो पैराथायराइड ग्रंथियों की जो संख्या होती है प्यारे साथियों वो आपकी 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि पैराथार्मोन हार्मोन का कार्य क्या है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पैराथार्मोन हार्मोन निकलता कहाँ से है। तो पैराथार्मोन हार्मोन जो आपका निकलता है प्यारे साथियों वो निकलता है आपका कहाँ से, ये निकलता है आपका पैराथायराइड ग्रंथि से। पैराथायराइड ग्रंथि से, है ना। तो ये करता क्या है वो आपको पता होना चाहिए। ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा बनाए रखता है, बिल्कुल सही बात है। कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने का काम कौन करता है, आपका पैराथार्मोन हार्मोन करता है। आंत में कैल्शियम के अवशोषण और वर्क में पुनरावशोषण को बढ़ाता है, बिल्कुल सही बात है। और प्यारे साथियों फास्फेट के उत्सर्जन को भी बढ़ाता है। तो ध्यान रखना कैल्शियम यानी Ca और फास्फेट यानी PO4, फास्फेट और कैल्शियम दोनों के ऊपर नियंत्रण करने का काम, उसके उत्सर्जन करने का काम कौन करता है, पैराथार्मोन हार्मोन करता है। और तीनों ही वाक्यों में यही बात दे रखी है कैल्शियम और फास्फेट से संबंधित। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी के सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्यारे साथियों, सभी के सभी क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, टेंशन मतलब आपका काम हो गया ये मान लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण टिटेनी रोग होता है। टिटेनी रोग किस हार्मोन के कारण होता है। तो प्यारे साथियों टिटेनी रोग जो है ना वो आपका किस हार्मोन की वजह से होता है, तो ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पैराथार्मोन हार्मोन। पैराथार्मोन हार्मोन आपका पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है, और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो एक रोग होता है, और उस रोग को कहा जाता है टिटेनी रोग। कौन सा रोग, टिटेनी रोग। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन, पैराथार्मोन हार्मोन के अतिस्रावन से कौन सा रोग होता है। भाई अगर इसकी कमी हो जाती है, पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाती है, अल्पस्रावन का मतलब कमी, कमी से तो टिटेनी रोग होता है। लेकिन इसी पैराथार्मोन हार्मोन की अधिकता हो जाती है, इसी की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, इसकी अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। कौन सा रोग, ओस्टियोपोरोसिस नाम का रोग हो जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओस्टियोपोरोसिस रोग तो आपकी अधिकता से होता है पैराथार्मोन हार्मोन की, और टिटेनी रोग कमी से होता है। तो दो बात मैंने आपको बता दी, अधिकता से ओस्टियोपोरोसिस और कमी से आपका टिटेनी रोग। बात किसकी की है मैंने, पैराथार्मोन हार्मोन की है। तो बात बड़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। उम्मीद कर सकता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा 354 नंबर क्वेश्चन कि एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। एड्रिनल ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो एड्रिनल ग्रंथि हमारे वृक्कों के ऊपर, हमारी किडनियों के ऊपर, हमारी किडनियों के ऊपर दोनों साइड स्थित होती है। इस प्रकार से हमारी किडनी होती है, इसके ऊपर इस प्रकार से त्रिभुजाकार आकार की क्या होती है, ये एड्रिनल ग्रंथि होती है। इसका आकार कैसा होता है, त्रिकोणाकार या फिर त्रिभुजाकार, त्रिकोणाकार आकार की ये ग्रंथि होती है, वृक्क के ऊपर पाई जाती है। अच्छा, इससे एक हार्मोन निकलता है प्यारे साथियों, उस हार्मोन को बोलते हैं एड्रीनलिन हार्मोन। अब ये हार्मोन संकटकालीन परिस्थितियों में हमें तैयार करने का काम करता है, इसलिए इस हार्मोन को संकटकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, इसको जीवन रक्षक हार्मोन भी कहा जाता है, इसको करो या मरो हार्मोन भी कहा जाता है, इसको 3F हार्मोन भी कहा जाता है, यानी फाइट फ्लाइट एंड फ्राइट, है ना।
फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। ये हार्मोन 3F के नाम से भी किसको जाना जाता है? इसी एड्रिनलिन हार्मोन को जाना जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन 3F फाइट, फ्लाइट और फ्राइट के नाम से जाना जाता है? तो प्यारे साथियों, अभी मैंने आपको बताया एड्रिनलिन हार्मोन, जो आपकी एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है। एड्रिनलिन हार्मोन अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भाई 3F। किस नाम से? 3F नाम से। एपिनेफ्रिन भी इसको कहा जाता है, संकटकालीन हार्मोन भी इसको कहा जाता है। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 3F या फिर 4S, एपिनेफ्रिन और संकटकालीन हार्मोन, तीनों ही नाम किसके हैं? आपके एड्रिनलिन हार्मोन के हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि संकटकालीन अवस्था में किस हार्मोन के स्रावन के कारण रक्त दाब बढ़ जाता है, पुतलियां फैल जाती हैं, रोम खड़े हो जाते हैं, मुंह सूखने लगता है? तो प्यारे साथियों, ये जो सारी घटनाएं होती हैं ना, वो संकटकालीन परिस्थितियों में होती हैं। और संकटकालीन परिस्थितियों में कौन सा हार्मोन हमारे शरीर में बनता है? तो एड्रिनलिन हार्मोन बनता है। कौन सा हार्मोन? एड्रिनलिन हार्मोन बनता है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन रुधिर में सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड आयनों तथा जल की उपयुक्त मात्रा बनाए रखता है? सोडियम, पोटेशियम तथा क्लोराइड, और जो क्लोराइड के जो आयन है और जो जल है उसकी उपयुक्त मात्रा बनाए रखने का काम करता है। तो ध्यान रखना प्यारे साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। मिनरलोकोर्टिकाइड्स नाम का जो हार्मोन होता है वो हमारे शरीर में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और जल की मात्रा बनाए रखता है। मिनरलोकार्टिकाइड्स हार्मोन, ठीक है, मिनरलोकार्टिकाइड्स हार्मोन। ध्यान रखोगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि कौन सी ग्रंथि रुधिर के प्रासरणी दाब को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है? तो जो प्रासरणी दाब होता है प्यारे साथियों, रुधिर का प्रासरण दाब, कभी मैं आपको पढ़ाऊंगा रुधिर का प्रासरण दाब क्या होता है, पूरी डिटेल से पढ़ाऊंगा। एक क्लास में आपको प्रासरण दाब के बारे में करवाऊंगा, लेकिन एक बार हम क्वेश्चन कर लेते हैं क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत पास है इसलिए। तो रुधिर के प्रासरणी दाब को बनाए रखने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो आपकी उस ग्रंथि का नाम है प्यारे साथियों एड्रिनल ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। रुधिर का प्रासरण दाब किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। अगला क्वेश्चन है कि एडिसन रोग किस ग्रंथि में अनियमन के कारण होता है? एडिसन रोग किस ग्रंथि में अनियमन के कारण होता है, यानी एडिसन रोग किस हार्मोन या किस ग्रंथि की कमी के कारण होता है? तो उस ग्रंथि का नाम आपको ध्यान रखना है, उसका नाम है प्यारे साथियों एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि में अगर खराबी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? एडिसन रोग होता है। एडिसन एक प्रकार का स्टेरॉइड हार्मोन होता है। स्टेरॉइड क्या होता है? हार्मोन होता है। यानी ये क्या करती है? एड्रिनल ग्रंथि स्टेरॉइड हार्मोन का निर्माण करती है, और कभी कभी ये खराब हो जाती है तो इनकी अत्यधिक मात्रा क्या कर देती है? इनकी अत्यधिक मात्रा उत्पादित कर देती है, और हमारे शरीर में स्टेरॉइड हार्मोनों की मात्रा अधिक हो जाती है, और व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है। व्यक्ति की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है इस एडिसन रोग के कारण, क्योंकि स्टेरॉइड हार्मोनों की संख्या हमारे शरीर में बढ़ जाएगी। ज़्यादा स्टेरॉइड हार्मोन हमारे शरीर में नहीं होने चाहिए, वरना वो घातक सिद्ध होते हैं, ठीक है। उम्मीद कर सकता हूँ प्यारे साथियों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपको 360 नंबर क्वेश्चन तक करवाऊंगा, तो क्लास आपको बहुत बेहतर लगी होगी। बहुत अच्छे से मैंने करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई कमी रह गई है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। आपको कंटेंट बेहतर मिलेगा, ज़बरदस्त कंटेंट मिलेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप अपना प्यार, प्रेम, स्नेह बनाए रखिए, आपका उद्धार हो जाएगा। आपके 4 चांद लग जाएंगे आपकी तैयारी में, ठीक है। इसका PDF भी आपको मिलेगा, टेंशन मत लीजिए। बस आप एक बार जाते जाते क्लास को शेयर करके जाइए, लाइक करके जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।